हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज 12 फरवरी का हम द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे, जिसमें हम 3 आर्टिकल्स को लेने वाले हैं। पहला है व्हाई वर द टर्की अर्थक्वेक सो डेडली, रीजन क्या है उसको देखेंगे। व्हाट मेड एमएससीआई एक्ट ऑन अडानी स्टॉक्स, उसको देखेंगे। उसके बाद हाउ इज गवर्नमेंट रैम्पिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी समझते हैं। सो व्हाई वर द टर्की अर्थक्वेक सो डेडली, सो रीजन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कुछ सवाल वो उठा रहा है आर्टिकल, उसको समझ लेंगे एक एक करके। Is a rupture between multiple tectonic plates responsible for the widest spread devastation? पहला सवाल ये है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच जो रप्चर हुआ, क्या वो इतने बड़े डेवास्टेशन का रीजन है। दूसरा, व्हाट इज अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, क्या है इसका क्या मेजर यही रीजन है एक्चुअली, पर उसको देख लेंगे। व्हाट कैन क्वैक प्रोन रीजन्स लर्न फ्रॉम चिली एंड जापान, इनसे हम क्या सीख सकते हैं जो जहां पर बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हैं, और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं सीखने वाली। और इसके अलावा इंडिया में क्या ऐसा कोई अर्थक्वेक आया है इतने मैग्नीट्यूड का एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में है। ठीक है। Now, in the Turkey Syria earthquakes, energy from nearly 300 years of accumulated strain was released, says seismologists. ये ऐसा वहाँ seismologists जो है जो स्टडी कर रहे हैं इन earthquakes के बारे में, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है कि 3 साल से रुकी हुई जो एक्यूमुलेट हुआ ना स्ट्रेन, जो एनर्जी है, जो स्ट्रेन है प्लेट्स के बीच में, उसका ये एक तरीके का एक्सपोजर है, निकल के बाहर आई है इन 300 सालों के बाद, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए डेवास्टेशन इतना डैमेज किया, इतना बड़ा डेवस्टेशन हुआ है। हिस्टोरिक सोफा में दो लार्ज अर्थक्वेक्स हुए, वन ऑफ मैग्नीट्यूड 7.8 का क्लोजली फॉलोड बाय मैग्नीट्यूड 7.5 हिट साउथ ईस्टर्न टर्की, क्लेमिंग एट 17,000 लाइव्स एंड काउंटिंग। सो इसके ऊपर और इसका क्या है, जो रैकिंग कंसिडरेबल डैमेज है वो टर्की एज वेल एज सीरिया दोनों इलाकों में है। टर्की अर्थक्वेक तो बोल रहे हैं, बस सीरिया का जो फॉल्ट लाइन के पास का जो इलाका है, जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये सीरिया का इलाका है, और इसमें भी इफेक्ट आया, और शुरुआत इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर हुई थी। गैजियन टेक करके एक जगह है, वहां से वो एपिसेंटर था, वहां से शॉक वेव्स आगे बढ़े। Now, nearly 200 aftershocks have followed this, with earthquake of magnitude of 6 being reported in the region 3 days after the first trembler. मतलब उसके पहले कुछ झटके थे, उसके बाद ये बड़ा बड़ा झटका और ये बड़ा हिट हुआ earthquake का। ठीक है, ये स्टोरी अभी तक की। Now, what causes earthquake? Earthquake को जो कॉज क्या होते हैं, मेजर रीजन जो हमारे प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट बैठते हैं। साथ ही साथ जब हम ज्योग्राफी में अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं और प्लेट्स के बारे में समझते हैं, तो ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं, वो दोबारा भी आप जरूर रिवाइज करिएगा। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रफली 15 मैसिव सेगमेंटेड चंकी स्लैब्स, मतलब जो स्लैब्स 15 मैसिव प्लेट से बनता है। हमारी जो जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है, उसकी बात हो रही है। कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। इस पे सवाल पहले पूछा भी गया है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है प्री के पर्पज से, कि अर्थ की क्रस्ट 15 सेगमेंटेड चंकी स्लैब से मिलकर बन रही है। चंकी नहीं हुई है, स्लैब्स मान लीजिए, लेयर्स पे लेयर, जैसे एक के ऊपर एक लेयर से लेकर के बनी हुई है, और उसके साथ विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये पूरी की पूरी जो लेयर है ना, जो 15 लेयर से बनी है, वो बराबर मूव कर रही है, स्टेबल नहीं है। द लैंड ऑन विच बिल्डिंग्स आर बिल्ट रेस्ट ऑन दीज प्लेस, और जो जो द लैंड ऑन विच बिल्डिंग्स आर, जिसके ऊपर जैसे ये क्रस्ट है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो इसके ऊपर रेस्ट करती हैं। दैट प्लेट्स कंटिन्यूअसली कोलाइड, पुश एंड ग्रेड अगेंस्ट ईच अदर। और समझने वाली बात क्या है कि ये जो दो प्लेट्स हैं जो वापस से मूव कर रही हैं, वो बराबर से कोलाइड भी करती हैं, कभी 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 पुश भी करती हैं, ग्रेड करती हैं, और एक दूसरे से हिट भी करती रहती हैं। एंड द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ दीज प्लेट्स आर मेड ऑफ सीरीज ऑफ फॉल्स। और जहां पे ये सपोज करिए ये एक लाइन है और यहाँ पे दो प्लेटें आकर के मिल रही हैं, तो ये लाइन कहलाती है फॉल्ट। ये जो बीच की लाइन बनी, यहाँ पे अगर दोनों प्लेटें हिट कर रही हैं तो कहलाएंगी फॉल्ट लाइन। ठीक है। द पेंट अप एनर्जी फ्रॉम द नेस्लिंग प्लेट्स अलोंग फॉल्ट लाइन्स is often released when an imbalance on in pressure causes rocks on either side of the fault to readjust. तो जब भी आपस में जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टाने होती हैं या प्लेट्स की चट्टाने होती हैं, जब उनके बीच में कोई इम्बैलेंस होता है या फिर प्रेशर क्रिएट होता है इन फॉल्ट लाइंस के पास, तो एक एनर्जी ऊपर उठकर आती है। पेंटअप एनर्जी मतलब एनर्जी ऊपर आके मूव करती है। जैसे सपोज कर यहाँ पे हिट हुआ, एनर्जी यहाँ मूव करेगी, एपिसेंटर यहाँ पे होगा, और जैसे ही हिट करेगी प्लेट तो मूव करेगी एनर्जी आकर के, पेंटअप एनर्जी। सो प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, एड्रॉक्स के एडजस्टमेंट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लेट्स बराबर मूवेबल हैं, मोशन में है।
वन सेट ऑफ रॉक्स राइजिंग अप रिलेटिव टू अदर इज अ नॉर्मल। ये पहले वाली पिक्चर है। अगर ये घटना घटती है जहां पर कि एक सेट ऑफ रॉक राइजिंग अप रिलेटिव टू एक के ऊपर एक जो प्लेट चढ़ने की कोशिश करती है, हिट करती है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट बनता है। ऑन स्लाइडिंग डाउन रिलेटेड टू अदर्स रिवर्स फॉल्ट। और अगर ये इस अगर ये एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज होते थे, सॉरी ये उल्टा वाला है, अगर ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ हिट करते हैं तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ये एक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई एक एक प्लेट एक के ऊपर हिट कर रही है, ऊपर की तरफ हिट हो रही है, तो रिवर्स फॉल्ट क्रिएट होता है वहां पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स होते हैं वो मैं आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट इस आर्टिकल में जो लिखा है सिर्फ उसको समझ रहे हैं अभी हम। सो पहला वाला जो ये वाला पिक्चर है, ये रिवर्स फॉल्ट का है। यहाँ पर देखिए एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ रही है। when they grate और move past one another it's a strike slip। और जो ये पिक्चर है जिसमें आप देखिए एक दूसरे के इस तरफ मूव कर रही है, ये इधर बाकी पैरेलल मूव करती हैं, वर्टिकली पैरेलल, जहां पर ये प्लेट इस तरफ मूव कर गई और ये प्लेट इस तरफ मूव कर गई, उसे कहते हैं स्ट्राइक स्लिप। और कहा जा रहा है कि यही रीजन है इस अर्थक्वेक का। द एनर्जी रिलीज ट्रेवल्स एज वेव्स दैट कॉज द ग्राउंड टू शेक। और जो जहां पर प्लेट्स हिट नहीं कर रही हैं पर एनर्जी रिलीज होती है, जो ट्रैवल होता है प्लेट्स में, अगर अगर वो एनर्जी मूव होती है प्लेट्स के ऊपर, तो उसे ग्राउंड शेकिंग की घटना घटती है। ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अर्थक्वेक अकर्ड इन टर्की एंड सीरिया? सो जो जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थक्वेक वर फ्रॉम द स्ट्राइक स्लिप टाइप का अर्थक्वेक था। ये प्री पूछा जा सकता है, इसका टाइप उसका एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए। विच इज टिपिकल ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द रीजन। इस इलाके में इस तरह के जो फॉल्ट लाइन के आसपास ऐसे स्लिप होने लाजमी, क्योंकि जो हर प्लेट एक स्टाइल से ही काम नहीं करती है, अलग अलग तरीके से हिट करती है। कभी सबमर्जेंस होता है, कभी इमर्जेंस होता है, कभी रिवर्स फॉल्ट की घटना जैसे मैंने बताया वो होती है। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट लाइन, जैसे ये फॉल्ट लाइन है फिलहाल के लिए जो इस अर्थक्वेक में जो टेक्टोनिक्स का नाम लिया जा रहा है वो है एनाटोलियन प्लेट, दूसरा है अरेबियन प्लेट और तीसरा है अफ्रीकन प्लेट। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर जो अरेबियन प्लेट है वो उस तरफ की ऊपर तरफ हिट कर रही है, यहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है, यहीं पर मेन अर्थक्वेक आया। और जो एनाटोलियन प्लेट है वो इस तरफ मूव कर रही है। और 6 फरवरी को यहाँ पे इस जगह गाजियान्टेप पर एक जगह है, वहां पर अर्थक्वेक हिट हुआ। और अफ्रीकन प्लेट, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे है तो ओशन, अफ्रीकन प्लेट जो बात हो रही है उसमें वो उसके ऊपर कोई वो लैंड मास है तो, लेकिन वो लैंड मास पानी के अंदर है, ध्यान दीजिए। और उसके आसपास एशियन टेप प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, एनाटोलियन, 4 प्लेटें हैं। लेकिन जो हिट कर रही है क्योंकि पानी के अंदर तो है पर प्लेट है वहां पर, तो वो हिट करती है इस तरफ। और यहाँ पे क्या है, एनाटोलियन प्लेट है। और अरेबियन प्लेट जो ऊपर इसके ऊपर पानी के ऊपर भी है और फ्लोट कर रही है, उसके ऊपर बिल्डिंग सी बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा। एक जरूरी नहीं है कि प्लेट आपकी दोनों एक जैसे लेवल पे हो। अगर ये प्लेट ऊपर आके नीचे है और यहाँ पर आपका सीशोर है, तो ये प्लेट तो नीचे है ना, तब भी मूव तो कर रही है, चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे वो पानी के बाहर हो। तो अफ्रीकन प्लेट का जो ये वाला हिस्सा है वो पानी के अंदर है, और अरेबियन प्लेट का ये हिस्सा और एनाटोलियन प्लेट का ये हिस्सा पानी के ऊपर है। पर ये प्लेट्स हमें दिखती है ना, जरूरी नहीं है वो प्लेट आपको ऊपर दिखती ही हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। सो यहाँ पे कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अरेबियन प्लेट ने हिट किया इसको इस तरफ, ऊपर की तरफ, जहां से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ। और एनाटोलियन प्लेट ने इसको यहाँ हिट नहीं करती है, इसने इसको यहाँ हिट किया और ये इधर हिट करती है एशियन प्लेट में। तो दोनों ही प्लेट जब आपस में भिड़ रही हैं, तो भिड़ने के साथ साथ जो फॉल्ट क्रिएट करा आसपास वो था स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और जिसकी वजह से इतना बड़ा अर्थक्वेक आया। ठीक है। Turkey and Syria lie at the confluence of the three plates, Arabian, Anatolian and Eurasian plate, making the region an extremely seismically active zone। और बहुत ही ये मूवेबल टेक्टोनिक प्लेट्स है। वैसे तो प्लेट्स मूव करती हैं, कभी जल्दी जल्दी मूव करती हैं, कभी देर में। तो सिस्मिकली बहुत एक्टिव जोन है ये। अरेबियन प्लेट इज इंचिंग नॉर्थ इन यूरोप कॉजिंग द एनाटोलियन प्लेट विच टर्की सिट्स ऑन टू पुश्ड आउट वेस्ट। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, इसको प्री के पर्पज से और मेंस के पर्पज से आप एक बार नोट्स में जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। Now, scientists can deduce the latent pressure that's building up along a fault has been released। और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइंटिस्ट कि फॉल्ट पे का प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन ऐसा कोई पक्की जानकारी नहीं होती कितने कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, कितने का नहीं आएगा, ये बात कभी श्योर नहीं की जा सकती। हाउएवर, ये जो बात कही है कि 300 साल की एनर्जी बाहर निकल करके आई है, जो स्ट्रेन है, जो जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन है वो बाहर निकल के आया, ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं। बट इस सारे स्टडी से एक बात निकल करके आई है कि चिले
चिले जो है अ कंट्री विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक ओवर 9, जिनका मैग्नीट्यूड ओवर 9 था, इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडल फॉर अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। उन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर्डनेस दिखाया अर्थक्वेक को लेकर। Despite experiencing earthquake with magnitude over 8 in 2014 and 15, casualties are extremely minimal due to years of strictly enforcing building code. बस यही समझने वाली बात है इस पूरे आर्टिकल में कि जिन देशों में, जापान की बात को छोड़ देते हैं, चिले चिले जापान के बराबर रिच देश नहीं है, थोड़ा उससे पुअर देश है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बिल्डिंग कोड्स को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करके उन्होंने जो जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग डैमेज होती हैं, उस केस में उन डैमेज को बचाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, अपने बिल्डिंग कोड्स को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। बिल्डिंग कोड का मतलब आपकी जो जो जमीन है उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाने के जो कोड्स होते हैं, जैसे कहा था ना कि भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, जिससे अगर भूकंप आए तो बिल्डिंग डैमेज ना हो। वो चिले ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से उनके यहाँ ऐसा नहीं अर्थक्वेक नहीं आए, लेकिन जो डैमेज है उसकी परसेंटेज कम हुआ। इसके साथ ही साथ इंडिया में क्या ऐसा बिल्डिंग कोड है? जी हाँ, बिल्कुल है। बट हमारे देश में लॉ बहुत सारे हैं, पर उनका इन्फोर्समेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से 1993 में जो अर्थक्वेक आया 6 मैग्नीट्यूड का ही था, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा था, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो अगर अगर देश इस बिल्डिंग कोड को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करे अपने अपने देशों में, तो अर्थक्वेक को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन होने वाले डैमेजेस को रोक सकते हैं। तो प्री में ये या मेंस के पर्पस से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डिंग कोड्स, नेशनल बिल्डिंग कोड्स इन द केस ऑफ अर्थक्वेक्स। सो इसको आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक क्या होता है। अ सेट ऑफ ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस एंड एसोसिएटेड स्टैंडर्ड्स इंटेंडेड टू रेगुलेट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन, construction, material alteration and occupancy of structure which are necessary to ensure human safety। मतलब human safety के लिए डिजाइन हो गया, मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन टाइप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा बनाया जाए जिससे कम से कम ह्यूमन डैमेज हो या फिर ह्यूमन सेफ्टी ज्यादा हो सके। एंड वेलफेयर इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस टू कोलैप्स एंड डैमेज। ठीक है, इंडिया में जो जो कोड था वो 2005 में भी था, और अब जो कोड है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 भी है। अ कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग कोड प्रिपेयर्ड बाय BIS is a national instrument providing guidelines for regulating the building construction activities across the country। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, प्री और मेंस के पर्पस से पूछा जा सकता है। और मेंस के पर्पस से ये, क्योंकि भूकंप रोधी घटनाएं पहले भी हुई हैं, इन पर सवाल उठे हैं कि क्या करें जो डिस्ट्रक्शन कम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट मेड MSCI एक्ट ऑन अदानी स्टॉक्स। अभी हाल ही की न्यूज है ये। which are the four companies on the list whose free float designations have been lowered by global index provider। ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो चार कौन से देश कंपनियां हैं जिनका फ्री फ्लोट डेजिग्नेशन नीचे लाया गया है इंडेक्स प्रोवाइडर्स के द्वारा। और दूसरी बात कह रहे हैं कि फ्री फ्लोट कट जो चीज अभी हुई है ना अदानी वाले केस में, वो है फ्री फ्लो कट। इसका मतलब होता है कि जैसे आपके जो स्टॉक मार्केट में जो आपके शेयर्स अवेलेबल होते हैं, याद रखिएगा कि ऐसे कोई टर्म्स प्री में पूछे जाते हैं कि फ्री फ्लोट कट क्या है। बहुत ज्यादा डीप इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है, पर फिर भी पता होना चाहिए बेसिक्स थोड़ा बहुत। तो फ्री फ्लोट कट का मतलब होता है जो आपके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, तो उनके नंबर्स को कम किया गया है एज पर MSCI। ठीक है ना, उसको आगे थोड़ा देखते हैं। स्टोरी कहती है कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा MSCIC का शॉर्ट फॉर्म है, अ ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है ये फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, announced on Friday that it will reduce the free float designations for 4 Adani companies in multiple indices। तो वो चार कंपनीज कौन कौन सी है? अडानी इंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड ACC। ठीक है, सो उनके जो फ्री फ्लोट वाले जो शेयर्स हैं उनको कम किया है इन्होंने, और इससे क्या हुआ, उनकी वेटेज भी कम हो गया और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो है उनकी पोजीशन पे इम्पैक्ट पड़ा। ये कहानी है। नाउ व्हाट इज फ्री फ्लोट, क्या होता है? जनरली स्पीकिंग शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और नॉर्मली नॉट फ्रीली ट्रेडेड इन द मार्केट। बस यही कैच है इसका कि फ्री फ्लोट क्यों कम किया MSCI ने, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन लगा था अडानी के ऊपर कि इनके मैक्सिमम शेयर्स इनके प्रमोटर्स के पास है। और डेफिनेशन कहती है कि शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो भी शेयर इनके प्रमोटर्स के पास है या इनके लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इनके कंट्रोल में है देखा जाए, उनका शेयर इन्होंने कम कर दिया है।
उनको फ्रीली ट्रेड मार्केट ट्रेड अब वो उनका बहुत कम परसेंटेज कर पाएंगे, लेकिन कम परसेंटेज फ्री फ्लोट मार्केट में अवेलेबल होगा। ध्यान दीजिएगा कि सपोज आपके पास 100 शेयर है, उसमें से 60 शेयर आपने प्रमोटर्स को दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से आपके बचे हमारे 40 में 20 आपने दे रखी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो इन बड़े बड़े संस्थान है, और 20 शेयर आपने पब्लिक के लिए छोड़ रखे हैं। अब अगर आप देखें तो 20 ही शेयर तो पब्लिक के लिए अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, बाकी 60 और ये 20 आपके कंट्रोल में है कहीं ना कहीं एज पर द एलिगेशन। उन्होंने कहा था कि ईरानी ग्रुप के शेयर्स में शेल कंपनीज का बहुत हाथ है, और साथ ही साथ शेल कंपनीज बना रखी मतलब उन्हीं की बनाई हुई कंपनियां हैं, वो फ्रॉड कंपनीज है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रमोटर्स उनके हैं जिनके पास बहुत बड़े चंक में शेयर्स उनके पास प्रमोटर्स के पास ही हैं, तो बाकी अवेलेबल शेयर्स तो उनके कंट्रोल में है ही। तो देखा जाए तो वो 60% ऑफ वेल्थ, अगर एग्जांपल लें, मैं ऐसे नंबर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ कोट कर रही हूँ समझाने के लिए, तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि 60% के लगभग शेयर आपके प्रमोटर्स और फाइनेंस आपके इंस्टीट्यूशंस के पास है जो आपके कंट्रोल में है, और वो इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर्स आप ही ने बनाए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, एमएससीआई ने इन 60% वाले शेयर्स को का परसेंटेज कम कर दिया कि हम इनमें से सिर्फ 20% ही आपको मार्केट में लाने देंगे। मतलब 40% आपका मार्केट में अब नहीं आ पाएगा, या तो पब्लिक ले जाइए या कैसे करिए। इससे क्या होगा कि मार्केट में आपके कंट्रोल कम होगा, सीधी सीधी बात ये है। उन्होंने इसको कम करने से क्या हुआ फायदा उनका, एमएससीआई का मतलब क्या है कि आपके कंट्रोल में जितने शेयर्स हैं वो कम कर दिए जाए अगर, तो मार्केट पे आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। वरना अगर सोचो एक ही परिवार के सारे लोग शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, तो मार्केट का जो कंपनी का शेयर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ना, क्योंकि मैं तो अपने परिवार वालों से कह दूंगी भैया ज्यादा खरीद लो, राइट। सो वो कंट्रोल चला जाए, इसको कम करने के लिए एमएससीआई ने उनका परसेंटेज फ्री फ्लोट वाले शेयर्स को कम कर दिया। द फ्री फ्लोट ऑफ अ कंपनी कैन समटाइम्स गिव इन्वेस्टर्स अ रफ आइडिया अबाउट द लाइकली लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी शेयर। और जो ये प्रमोटर्स जो ये शेयर्स होते हैं फ्री फ्लोट, उनकी ही लिक्विडिटी पे पता चलता है कि मार्केट में कंपनी की क्या पोजीशन है। और ये फ्री फ्लोट जो होता है, इसको पब्लिक फ्लोट भी कहते हैं। फ्री फ्लोट मतलब इससे पता चलता है कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कि आपकी साख कितनी है मार्केट में, ठीक है। सो दो चीजें समझने वाली है। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कितने शेयर अवेलेबल हैं बाजार में जिन पे ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। ओनरशिप तो बाद में आएगी। तो इसका परसेंटेज कम किया उन्होंने, और इसी से पता चलता है कि मार्केट में आपका साख कितनी है, कितना शेयर ट्रेड होगा, कितना पैसा आपका बनेगा। अगर सपोज करिए कि आपके 1000 शेयर में से 800 शेयर अवेलेबल रहते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो ये 800 शेयरों की कैपिटलाइजेशन है आपका। बट अगर मैं ये कह दूं कि आज से सिर्फ आपके 100 ही शेयर मार्केट में फ्लोट करेंगे, तो आपकी मार्केट की कैप कम नहीं हो जाएगी। तो वो चीज एमएससीआई ने कंट्रोल करी है, अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टर कंपनी है। एक बात और समझा दूं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एमएससीआई का, कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है। जैसे मूडीज का नाम हम लोग सुनते हैं, वैसे मॉर्गन स्टैनले है। इनकी बड़ी बड़ी रिसर्च इन्होंने करे हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका अमेरिकन अमेरिकन मार्केट स्टॉक मार्केट में, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में। और ये इंडेक्सेस देते हैं जिससे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट की जो जो इंडाइसेस होते हैं, जो ये लिस्टिंग जो निकालते हैं, जो पोजिशनिंग निकालते हैं कंपनीज की, उसके आधार पर बड़े बड़े इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मॉर्गन स्टैनले से कंपनी किसी के फ्री फ्लोट्स को कम कर रही है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ना। मीनिंग और देख लेते हैं इसकी एक बार, कि ये मुझे सीए नॉलेज की वेबसाइट से मिला है, आप भी चेक कर सकते हो। फ्री फ्लोट मार्केट का मतलब होता है कैप का, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्यूटेशन मेथोलॉजी इन विच ओनली द शेयर्स रेडिली अवेलेबल फॉर अ पब्लिक टू बाय एंड सेल इन द स्टॉक मार्केट आर कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटेशन। तो जो भी आपके शेयर मार्केट में परचेज बाय या सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, वही इसमें कंसिडर होते हैं। तो अगर आपने डेफिनेशन आती, डेफिनेशन ये है। लेकिन अगर आपको समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया कि इससे क्या हुआ, प्रमोटर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स होते हैं वो भी आप उन्होंने कम कर दिए, ताकि मार्केट में अडानी ग्रुप का कंट्रोल थोड़ा सा पीछे आ जाए, ठीक है। डेफिनेशन लेकिन इसकी यही रहेगी।
नाउ इससे क्या हुआ, डिसीजन क्यों लिया एमएससीआई ने, बहुत नेचुरल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इस रिसर्च कंपनी जो रिपोर्ट छापी, उसके बाद विश्व के कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे स्टडी करी, समझा क्या है, और यही इसका कारण है कि उनके पास जो मैनिपुलेशन के और स्टॉक ब्रेजन के जो एलिगेशन लगे थे अडानी ग्रुप पे, उसके आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया था ये MSCI ने. Now, MSCI first stated that the characteristics of certain investors in Rani Group suggested that they should not be considered part of the company's free float. उन्होंने ये भी कहा MSCI ने कि जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो रानी ग्रुप में शेयर रखते हैं, उनका फ्री फ्लो में पार्ट होना ही नहीं चाहिए फ्री फ्लोट में। यही वो एलिगेशन भी लगा रहा है एक तरीके का कि जो शेयर्स आपके लोगों ने ले रखे हैं वो आपकी कंपनी में होने नहीं चाहिए। वो कौन है, प्रमोटर्स हो सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या फिर शेल कंपनीज हो सकती हैं। तो इसी के चलते उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। नाउ इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, बीइंग पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल इन्वेस्ट इंडेक्स अलाउज कंपनीज टू रेडीली अवेल कैपिटल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। और इससे क्या हुआ कि जब आप इतनी बड़ी कंपनी ने डिसीजन लिया, तो एस्टिमेट बाय एनालिस्ट से देयर कुड बी आउटफ्लो ऑफ अबाउट $500 मिलियन फ्रॉम अडानी स्टॉक्स। और इससे क्या हुआ कि अडानी स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट आया और आउटफ्लो हुआ, पैसा बाहर गया, लोगों ने शेयर बेचने चालू कर दिए, ये पहला इफेक्ट आया। नोटेबली ऑन फ्राइडे, Moody's downgraded its credit rating outlook on Adani issuer entities from stable to negative. Even जो Moody's है ना, Moody's का भी नाम याद रखिएगा, ये भी स्टॉक इन्वेस्टर्स स्पेशलिस्ट हैं और रेटिंग्स देते हैं। ये भी इन्होंने भी अदानी इशूअर एंटिटीज को स्टेबल की जगह नेगेटिव कर दिया इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो आप देखिए कितना इमेजिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। छोटी छोटी तो नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, पर जब तक एलिगेशन साबित नहीं होता, इस तरह की चीजें अभी और हो सकती हैं। नाउ इससे इम्पैक्ट हम समझ रहे हैं कि इससे क्या हुआ, एमएसआई डिसीजन विल एडवर्सली इम्पैक्ट, इससे आपकी जो कैपिटल मार्केट कैप खराब हुआ, एडवर्सली इम्पैक्ट किया और मार्केट वैल्यूएशन नीचे भी आ गया। इवन देन गोल्डमैन सैक्स बिलीव्स दैट इंडियाज वेट इन द एमएससीआई's emerging market index itself could drop by 20-30 basis point following the resultant reduction in weight of Adani stocks, क्योंकि अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा कवरेज है इंडियन इकोनॉमी में, तो उनके बेसिस पॉइंट में भी रिडक्शन आया। और साथ ही साथ जो इंडिया का वेट है एमएससीआई में, मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल में, उसके उसके नंबर से भी इफेक्ट आएगा इतने बेसिस पॉइंट से। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ जो अभी तक की सागा चल रही है उसके हिसाब से 10 फरवरी का जो डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी, उसके ऊपर ये स्क्रीनशॉट है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें ये मेंशन किया गया है, ऑन टॉप ऑफ द मैटर सेबी टेल्स सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि सेबी को ये पक्का करना चाहिए कि जितने इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कैसे वापस आएगा कंपनी को लेकर के, और साथ ही साथ आप इस इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं, सेबी को पूछा। द एपेक्स कोर्ट आस्क्ड सेबी टू कम बैक ऑन मंडे विद सजेशन ऑन व्हाट कैन बी डन टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग रिजीम। सो इसके लिए सवाल उठाया गया है, मंडे को उसको मतलब कमिंग मंडे में डिस्कशन होगा। तो फिलहाल के लिए उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन करी, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट आज द मार्केट रेगुलेटर सेबी से पूछा हाउ टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर्स आफ्टर शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट ऑन अडानी। मतलब आप इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को कहां से सिक्योर करोगे, कैसे आप इन्वेस्टर्स को वापस लाओगे जिनका इतना बड़ा लॉस हुआ है। एक आर्टिकल में तो उन्होंने कहा है कि 10 लाख करोड़ का लॉस अगर हुआ है तो आप उनके इन्वेस्टर्स के पैसे को और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कैसे करोगे। ये सेबी पे सवाल उठाया, क्योंकि सेबी पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके होते हुए इतना बड़ा अगर फ्रॉड है तो कैसे हो सका, क्योंकि आप ही तो मेन वॉचडॉग हो और इसके होते हुए एक नॉर्मल आदमी का पैसा डूबा, तो उस केस में आप कैसे उसको वापस लाओगे। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस वेयर ओनली हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं है, छोटे इन्वेस्टर्स का भी पैसा उसमें होता है। विद चेंजिंग टैक्स रिजीम इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय अ होल लॉट ऑफ पीपल। सो इस डिस्कशन के बाद अपकमिंग मंडे को फिर से इस पे सुनवाई होगी, लेट्स सी आगे क्या होता है। द नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ इज गवर्नमेंट रैम्पिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा डिस्कशन इस बात पे है आर्टिकल, क्योंकि कुछ दिन पहले हिंदू ने रिपोर्ट छापी थी जिसमें इस बात को मेंशन किया था कि कुछ जगह के जो कंट्रोल है, एक मिनट, हाँ, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से हिंदू ने छापा था कि दिसंबर 22 में कि पीएलए के जो कुछ कंट्रोल है, जो लद्दाख के इलाके में हमारा कुछ कंट्रोल जगहों से छूट रहा है। मतलब 65 जगहों से 26 जगहों पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हमारा कंट्रोल चला गया है। इंडियन एयरफोर्स हैव लॉस्ट द एक्सेस, ये रिपोर्ट आई थी। उसके ऊपर मनीष तिवारी ने इसको
पार्लियामेंट में उठाया और इसकी इसकी वजह से अडजर्नमेंट मोशन भी ला रहे थे वो हर दिन। तो उसके ऊपर जवाब देते हुए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो चीज समझने वाली। कुछ सवाल है, व्हाट इज इंडिया बिल्डिंग इन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर प्लेसेस? Beside roads, what other connectivity is India looking at? Or why are projects being executed in countries as Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal और श्रीलंका? ठीक है। नाउ ये इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, सारा समझने लायक नहीं है, लेकिन जो कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। आप ये रिपोर्ट अभी वैसे तो ये आर्टिकल में है, लेकिन रिपोर्ट अगर उन्होंने पढ़ी है पार्लियामेंट में तो उस वो बाद में हमारे लिए भी अवेलेबल हो सकती है। नाउ इसमें ये बोला है कि हमने जो अभी तक के हमारे चाइनीज चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी से जो हमारी भिड़ंत हो रही 2014 में, 2017 में या 2020 में, उसको लेकर के एक बात थी कि इंडिया भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पैरेलल पहले से चाइना वहां के बॉर्डर एरियाज में अपने मॉडल विलेजेस बना रहा है और अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इंडिया भी कह रहा है कि हम भी अपने काम वहां पे कर रहे हैं, हम भी अपना कंस्ट्रक्टिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हम भी बना रहे हैं, आईसीपीस at all the border crossings to smooth trade and funding and constructing infrastructure projects in neighborhood countries। तो हम भी आसपास के नेबरहुड कंट्री से अपना कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं, कैसे? ब्रिजेस बना के, रोड्स बना के, टनल्स बना के, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बना कर। ना कुछ चीजें समझने वाली है जो प्री के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्पज से भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखते हुए द रिपोर्ट लिस्ट dozens of projects in the neighborhood that have been planned, financed or constructed. Some involve major outlays like linked to Nepal and Bangladesh, Mahakali Motorable Bridge, Maitri Setu Tripura and Bangladesh, Kaladan Multi-Modal Transport Project KMTTP, which includes a 150-kilometer waterway, and Sitwe Port Project and Road to Mizoram। ये याद रखिएगा, ये चीजें प्री में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं। उसके साथ इट ऑल्सो स्पीक्स आउट साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन मोतीहारी से लेकर अमलेखगंज इन नेपाल। ये पहले भी इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है, उठे भी हैं। तो साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बन रही है मोतीहारी से अमलेखगंज नेपाल में, और दूसरी हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन बांग्लादेश से दैट विल रिड्यूस पेट्रोल प्राइसेस एंड रोड कंजेशन। सो बांग्लादेश की हेल्प से बन रही है। एंड अ भूटानीज ड्राई पोर्ट इन पशाखा बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल बीइंग डेवलप्ड अंडर इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये नाम भी याद रखिएगा। ये आपके ये तो नीचे का पैराग्राफ तो शायद पूछा सकता है, ऊपर वाला पूछा सकता है आसानी से। तो प्री के पर्पज से आप इनकी लोकेशन मैप देखिए, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। तो महाकाली मोटरेबल ब्रिज है वो इंडिया नेपाल के बीच में, जिसमें इंडिया नेपाल फरवरी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोटरेबल ब्रिज। ये पुरानी न्यूज है, इसमें इस फरवरी में साइन नहीं हुआ है, पुरानी न्यूज है। ब्रिज ओवर द महाकाली रिवर कनेक्टिंग धाराचूला इंडिया में और धाराचूला नेपाल एंड अंडर इंडिया ग्रांट असिस्टेंस। तो ये धाराचूला और नेपाल इंडिया कवर करते हुए महाकाली रिवर कनेक्टिंग मोटरेबल ब्रिज बनना है। इस पे कुछ डिस्प्यूट भी है नेपाल के साथ, वो बात चल रही है, लेकिन ये बना रहे हैं हम। दूसरा है मैत्री सेतु बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, याद रखिएगा मैत्री सेतु बन रहा है। कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये भी काफी पुराना है। सितवेट पोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भी बन रहा है, जिसमें से क्या है, प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सितवे सी पोर्ट एंड रखाइन स्टेट म्यांमार भी है। तो इनको याद रखिएगा, ये मैप के पर्पज से और प्री के पर्पज से आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ बन रहा है। कभी कभी मैच वाले सवाल भी आते हैं कि मैच करिए कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। उसके बाद ये मोतीहारी वाला, और ये हमारा पशाखा बॉर्डरिंग विद वेस्ट बंगाल, और जो ये पाइपलाइन डीजल पाइपलाइन है बांग्लादेश के भी दिमाग में आप रखिएगा। ओके, नाउ इज देयर अ सिग्निफिकेंस टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट? हाँ, सिग्निफिकेंस इसलिए है, मैंने बताया कि जो सवाल उठाए गए थे द हिंदू की रिपोर्ट के ऊपर, उसको जवाब देते हुए उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। और साथ ही साथ अदानी ग्रुप पे लगे हुए एलिगेशंस की वजह से आसपास के जो देश है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, उनके ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि एक्चुअली वो इनके इस घटना के बाद कुछ चीजों में चेंजेस आएगा क्या, क्योंकि एलिगेशन लगाए थे, हिंदू में ही छपा था कि जो उनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं अदानी ग्रुप को श्रीलंका में, स्पेशली जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर था कि आप ये जो पोर्ट बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको दीजिए, ऐसे न्यूज में आ रहा, हमको नहीं जाना उसमें। लेकिन आसपास के देशों में भी जो प्रोजेक्ट है अदानी ग्रुप को लेकर के भी, उन पर भी अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि वो पूरे होंगे नहीं होंगे, एलिगेशन उठ रहे हैं, तो वो भी चीज दिमाग में रखिएगा। नाउ उसके अलावा टाइमिंग्स क्या कहती हैं कि G20 की समिट है,
हम जानते हैं उसके दिमाग से ये सही टाइम पर रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग दिल्ली आ रहे हैं मार्च 1 और 2 को, तो उनके लिए भी सही, उसके आने के पहले रिपोर्ट आ गई और एससीओ की मीट होनी भी बाकी है। सो इस इन सारे रिजीम में ये रिपोर्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे और आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेंगे। मेरा गला अभी भी थोड़ा बेटर नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, आप सुन ही रहे होंगे। तो मिलेंगे और मोर एनर्जी से और एनालिसिस के बाद कुछ समय के मिलेंगे कुछ समय के बाद। तब तक कनेक्टिविटी बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और तैयारी करते रहिए।